नमस्कार, हेलो, वेलकम दोस्तों। स्वागत आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 22 और 23 मई 2020 की सभी खबरें लेकर के एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ में। चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, कुछ शोध के बारे में, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में, विश्व बैंक की एक घोषणा के बारे में और भी बहुत कुछ खबरों पर हम आज बात करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। आरपीएससी, आरएएस, टीचर ग्रेड 1, 2, एलडीसी, सीएपीएफ और ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं जो कि आपके राजस्थान से जुड़े हैं, खास करके उन सभी में आपको ये करंट अफेयर्स मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहली खबर से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज की हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में इसरो ने किस एक पिंड की सतह जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट करवाया है। तो इसरो द्वारा जो है दोस्तों अभी एक पेटेंट लिया गया है और यह पेटेंट संबंधित है जो चंद्रमा है उसकी सतह की मिट्टी के समान मिट्टी बनाने की तकनीक के लिए। तो ये जो है किसको मिला है? ये मिला है हमारे इसरो को। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की सतह पर जो मिट्टी पाई जाती है वैसे ही मिट्टी बनाने की तकनीक जो है विकसित की गई इसरो द्वारा। जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था जिसमें हमें एक लैंडर जो है और एक प्रज्ञान नामक रोवर, विक्रम नामक लैंडर उतारना था और आवश्यक था कि हमें जो है ये पता चले पहले से कि किस तरह से रोवर को कैसे मिट्टी का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए इसरो ने इसके लिए पिछले 5 साल तक मेहनत की और उसके बाद में उन्होंने इसमें सफलता पाई। चलिए तो इस पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इसमें इसरो द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसरो ने जो है इसके लिए आवेदन किया था 2014 में। 15 मई 2014 को इसके लिए इसरो द्वारा आवेदन किया गया और जो हमारा लैंडर विक्रम और रोवर है उसका टेस्ट इस पर किया गया था। मतलब लैंडर जब उतर रहा है तब उसको मिट्टी की जो स्थिति है, क्योंकि पृथ्वी की मिट्टी और चंद्रमा की मिट्टी में दिन रात का अंतर है और इसीलिए ये किया गया। 18 मई को जो है भारतीय पेटेंट कार्यालय अर्थात इंडियन पेटेंट ऑफिस जो है, जो कि भारत में सभी प्रकार के जो पेटेंट होते हैं उनके लिए सर्वोच्च एक संस्थान के रूप में है, उसने ये पेटेंट जो है उसको मान्य किया है। ये पेटेंट 2014 से लेकर 2034 तक 20 साल की अवधि तक मान्य रहेगा। इसके निर्माण के लिए दोस्तों तमिलनाडु के सलेम में पाई जाने वाली एनार्थोसाइट चट्टानों का एक प्रकार है। तो एनार्थोसाइट जो चट्टानें हैं उनका प्रयोग किया गया। दरअसल इन चट्टानों को बेंगलुरु लाया गया पीस करके और उसके बाद में इन चट्टानों का प्रयोग किया गया मिट्टी को बनाने के लिए। उस मिट्टी से एक बेड बनाया गया जिस पर सभी प्रकार के टेस्ट जो हमारे विक्रम और प्रज्ञान के हैं वो किए गए। चलिए चंद्रमा की सतह पर थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, जो मिट्टी हम लेकर के आए हैं ये अपोलो 16 जो कि एक अंतरिक्ष यान था जो गया था चंद्रमा की सतह पर अमेरिका की तरफ से, उससे लाए गए जो सैंपल्स हैं उनसे भी मेल खाती है। चंद्रमा की सतह 2 तरह की है दोस्तों। पहली सतह को हम बोलते हैं हाईलैंड्स। हाईलैंड्स मतलब ऐसा क्षेत्र जो काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, अपेक्षाकृत तुलना में। और यहां हाईलैंड जो है वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी को उन्होंने तैयार किया। चंद्रमा का 83% क्षेत्र जो है हाईलैंड का है। तो आप जो बाहर से जो सफेद चमकता हुआ क्षेत्र देखते हो जब चंद्रमा को देखते समय, वो आपके हाईलैंड्स है। उसके अलावा दूसरा क्षेत्र मेयर। आपने चंद्रमा पर देखा होगा छोटे छोटे काले काले स्पॉट्स जो दिखते हैं वो दरअसल मेयर होते हैं। तो मेयर चंद्रमा पर दिखने वाले काले गड्ढों के भीतर की सतह है, थोड़ी नीची होती है। तो एक क्षेत्र हमारा हाईलैंड हो गया और दूसरा क्षेत्र हमारा क्या हो गया? मेयर हो गया। तो ये 2 क्षेत्र यहां पर हैं। ये जो मेयर होते हैं इसमें आयरन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम होता है, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल तौर पर इसे तैयार किया है। हमें लगभग 60 से 70 टन मिट्टी की जरूरत थी और इसरो ने अपने स्तर पर ये करके देश का बहुत सा पैसा भी बचाया और इसके साथ साथ एक नई तकनीक का आविष्कार भी किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न आज का दोस्तों WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक कार्यकारी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और उसमें अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो हमारे चिकित्सा मंत्री भी हैं। आपको बताना है कि उन्होंने किसका स्थान लिया, अर्थात उनसे पहले इस पद पर कौन एक शामिल था। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, हिरोकी नाकातानी जो कि जापान के हैं। तो जापान के हिरोकी नाकातानी जो हैं उनके स्थान पर अब WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने जो है स्थान लिया है। चलिए इस पर भी हम जानकारी लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2020-21 के 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है।
उन्हें निर्वाचित किया गया है 147वें सत्र में। हिरोकी नाकातानी का उन्होंने स्थान लिया। दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने देश में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप सभी जानते होंगे, हमारे यहाँ पर पोलियो को हटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान भी चलाया गया था। तो जो हमारा पल्स पोलियो अभियान था, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का और हमारा, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण विशेषज्ञ सलाहकार समूह में और वैश्विक टेक्निकल परामर्श समूह जैसी कई समितियों में सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार के रूप में भी पीछे कई दिनों तक कार्य किया है। 3 वर्ष तक के लिए निर्वाचित जो 34 तकनीकी योग्य सदस्य हैं, उनकी वो अध्यक्षता करेंगे, उनको वो निर्देशन देंगे और उनके साथ मिलकर के जो स्वास्थ्य असेंबली है, जो कि निर्णय लेती है, उनके निर्णयों और नीतियों का कार्यान्वयन करना और सलाह तथा सहायता देना इस समिति के कामों में सम्मिलित है, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा निभाई जाएगी। तो एक बहुत गर्व का विषय है कि भारत को अब वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने के लिए नेतृत्व करने का मौका मिला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, प्राइस क्रैश हो चुका है हमारे सभी कोर्सेज पर, जो कि आपके आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आज ही जाएं और आरएस प्री टेस्ट सीरीज हमारी, ठीक है, एसीएफ एनवायरमेंटल साइंस और आर्ट एंड कल्चर के कोर्सेज पर जो रेट डाउन हुआ है उसका फायदा उठाएं। दोस्तों, इवन आर्ट एंड कल्चर में न केवल आपको आरएस की परीक्षा देने का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग करना होता है, तो असाइनमेंट्स के माध्यम से हम यहां पर आपको ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। आपको वीडियोस मिलते हैं, आपको पीडीएफ मिलते हैं। आप वीडियो देखिए, पीडीएफ से तैयारी कीजिए और उसके बाद में ऑनलाइन असाइनमेंट्स डाउनलोड करके आप उन्हें एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम दे करके आप वापस से उसे अपलोड कर सकते हैं और वहां पर आप जो है उनको टेस्ट कर सकते हैं। आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इसी तरह आरएस प्री टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएगी। और एसीएफ एनवायरमेंटल साइंस जो है, चूंकि बहुत से छात्रों के पास ये है, आप इस पर रिव्यूज देख सकते हैं। 500 रुपए में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। इससे बेहतर और इससे किफायती दामों में आपको कहीं पर भी ये कोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो सोचे ना, बैठे ना रहें और आज ही अपनी तैयारी के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और अगले आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो हमारी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आज से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। 22 मई दोस्तों, 22 मई को कटौती की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, एक बार फिर से रिजर्व बैंक के द्वारा, तो रिजर्व बैंक जो है उसके गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में कल बैठक हुई और उसके बाद में रेपो रेट में कटौती करके इसको 4.00% कर दिया है। दरअसल इसमें 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। तो पहले ये 4.40 थी और अब कम होकर के ये 4.00% हो गई है। इसी तरह से रेपो रेट में भी इतने ही अंकों की कटौती की गई है और रेपो रेट जो है हमारी रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% हो गई है। आप सभी जानते हैं रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट दरअसल वो ब्याज दरें हैं जो कि रिजर्व बैंक द्वारा जो अलग हमारे व्यावसायिक बैंक है, जो उसके अधीन बैंक है, उनसे ली गई राशि और दी गई राशि से जुड़ी है। अर्थात अल्प अवधि के लिए, एक दिन की अवधि के लिए जो पैसा विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से उधार लिया जाता है, क्योंकि बैंकों को अपने दैनिक प्रचालन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं। इस पैसे पर जो ब्याज रिजर्व बैंक लेता है वो है 4%। इसके विपरीत शाम को जब उनका काम पूरा हो जाता है उसके बाद वे उसी पैसे को कहां जमा करा देते हैं, वापस से रिजर्व बैंक में। तो ये जो पैसा जमा कराते हैं उस पर रिजर्व बैंक उनको जो ब्याज देता है वो है 3.35%। दरअसल आपने देखा कि बहुत ज्यादा अंतर रखा गया है दोनों रेट में। ये इसलिए रखा गया है ताकि बैंक पैसे को रिजर्व बैंक के पास जमा ना कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वितरित करें, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो मंदी की स्थिति है उससे उबरा जा सके, आगे बढ़ा जा सके। तो आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो नीतिगत रूप से ब्याज दरों में कमी लाने के लिए और पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी जो माहौल है उसमें लोगों के पास पूंजी की बहुत कमी हो गई है और उसी चीज को देखते हुए बैंक द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, कल था 22 मई और 22 मई को मनाया जाता है वैश्विक अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020। ये मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई, इसकी थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में है। दरअसल ये चारों ही थीम है, ये 2020 की है, ठीक है, ये वाली जो थीम है ये 2019 की है, ये आपके 2018 की है और ये 2017 की है। तो कुल मिलाकर के
4 दिनों की ये अलग अलग थीम है, 2020, 2019, 2018, 2017। हमारे समाधान प्रकृति में है, अर्थात जो भी समस्याएं हमारे जीवन में वर्तमान में आ रही है उनका समाधान कौन कर सकता है? केवल प्रकृति ही हमारे लिए उनका समाधान कर सकती है। और इसी चीज को देखते हुए हमें अपनी जैव विविधता को बचाना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो भारत का क्षेत्रफल दुनिया का केवल 2.4% है, लेकिन हमारे यहाँ पर वर्ल्ड का 8% जैव विविधता पाई जाती है और दुनिया के 34 जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से 4 भारत में उपलब्ध है। तो भारत एक बहुत ही अच्छा जैव विविध देश है और जैव विविधता का संरक्षण हमारे यहाँ प्राचीन काल से दिया गया है। तो निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में लोगों को एक राह दिखाने लायक देश बन सकता है, बशर्ते कि हम अपनी इस विविधता को बचा सके। तो 22 मई को पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम रहा हमारे समाधान प्रकृति में है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो दोस्तों, पहली बार 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति जब बनी तब 29 दिसंबर को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस नामित किया गया। दरअसल ये 29 दिसंबर क्या था? ये 29 दिसंबर वो दिन था जिस दिन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, क्या, CBD, अर्थात CBD पर हस्ताक्षर किए गए थे 1992 में और इसीलिए इस दिवस को मनाना शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। बाद में 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और इसके माध्यम से 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाना स्वीकार किया गया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है 22 मई 1992 को पारित किए गए नैरोबी एक्ट। तो 1992 में 22 मई को नैरोबी एक्ट पारित किया गया था, वो जो कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, उसका पालन करना और इस संबंध में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो पहले 29 को मनाते थे, अब जो है इसको मनाने लग गए हैं 22 मई को। आई होप आप याद रखेंगे। तो अप्रैल, मई और जून ये 3 हमारे महीने से। अप्रैल में आपके विश्व पृथ्वी दिवस आता है, मई में आपका विश्व जैव विविधता दिवस आता है और जून में आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस आता है। चलिए, विश्व बैंक के अनुसार विश्व में कुल कितने ऐसे लोग हैं जो कोरोना महामारी की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाने वाले हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी आप दें। विश्व बैंक के अनुसार विश्व में कुल कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे? इनकी संख्या है 6 करोड़ लोग। तो कल विश्व बैंक जो है उसके जो मुखिया है डेविड मालपास, उनके द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया और उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के दलदल में फंसेंगे और इसके लिए बहुत से पैसे की आवश्यकता है। लगातार विश्व बैंक मदद भी कर रहा है। तो विश्व बैंक ने अब 100 विकासशील देशों के लिए 160 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है और यह पैसा टुकड़ों में कुल मिलाकर के 15 महीने की अवधि में दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है आज के हमारे करंट अफेयर्स। पूरी मेहनत हमारे द्वारा की जाती है कि आपको सबसे बेहतर करंट अफेयर्स मिले और उसी क्रम में हम लगातार इनको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपका साउंड का प्रॉब्लम भी आज क्लियर हुआ होगा। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ और देखते रहिए सभी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।